ओके, सो टुडेज टॉपिक इज लेबर वेलफेयर। कौन सा? लास्ट क्लास वाला। ठीक है, तो सबसे पहला ये रीजन होगा कि क्लोजर करने से, सिक यूनिट का क्लोजर करने से कंट्री की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचता है। जो हमारा फाइनेंस है, बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट दे रही है सिक यूनिट को, इट इज बेटर टू गिव टू हेल्दी यूनिट रादर देन गिविंग टू सिक यूनिट। क्योंकि वो मतलब पैसा झूठ मूठ का एक तरीके से बोले कि वो एक्सपेंडिचर ही हो रहा है, कुछ प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहा, तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है वो। ठीक है, तो पहला रीजन। सेकेंड रीजन वाज दैट an exit policy will ensure that the legitimate dues of the displaced worker are paid to them speedily and satisfactory. dues यानी जितना वो काम कर चुका है, लीगली क्लोजर अगर होता है तो क्या होगा, जितना भी पेमेंट वगैरह है, जितना बकाया है वर्कर का, वो पूरा मिल पाएगा। थर्ड पॉइंट इज क्लोजर ऑफ सिक यूनिट मेक आउट टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि रीजन क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, सिक यूनिट बंद हो जाएगा, तो इसीलिए शट नहीं करना चाहिए, थोड़ा मौका मिलना चाहिए, जो लोग बोलते हैं। तो उसने फॉर क्यों बोला कि ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मीन्स फॉर फ्यू मंथ्स, और या मंथ विल बी ओके टू से, कुछ महीने के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, बाद में फिर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा जब वही पैसा इन्वेस्ट होगा कहीं, सेल हो करके फिर कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ सिक यूनिट प्रोवाइड मोर बेनिफिट टू इनएफिशिएंट एंड करप्ट एम्प्लॉयर। मतलब फॉर के एग्जिट यूनिट, क्या मैं बोल रही हूँ, एग्जिट पॉलिसी होना चाहिए फेवर में। क्या एक पॉइंट है कि ये जो एग्जिट पॉलिसी है, जो सिक यूनिट का मेंटेनेंस है, वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं रादर देन एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है सेवरल कंट्री जैसे मलेशिया जो भी डेवलप्ड कंट्री है, ये लोग इंप्लीमेंट की हुई है, सो इंडिया शुड आल्सो फॉलो दैट, क्योंकि वहां सक्सेसफुल है तो यहाँ भी सक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बाद कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिक यूनिट को हम लोग हटा करके वापस से, मतलब जो रिहेबिलिट कर सकते हैं अगर, तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सरप्लस लेबरर्स को हटा देने में ही भलाई है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए हम लोग का जो एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है वो हटाना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड, नहीं तो हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ एग्जिट पॉलिसी लेबर इज द बिगेस्ट लूजर। ठीक है, जैसा ऊपर एम्प्लॉयर के बारे में बताया कि एम्प्लॉयर को ज्यादा बेनिफिट होता है, लेबरर्स को इतना बेनिफिट नहीं हो पाता है। ठीक है, लेजिटिमेट इंटरेस्ट मतलब जो लीगल इंटरेस्ट है वर्कर का आर प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ लीगल क्लोजर ऑफ अ सिक यूनिट। जब लीगल क्लोजर होगा तभी जो आपका क्या कह रही हो लेबरर्स है, उसका ड्यूज वगैरह पूरा हो पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट रिपीटेशन है इस पॉइंट का, एम्प्लॉयर के बारे में किधर डिस्कशन हो रहा था, ऊपर सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, बस दूसरे तरीके से लिखा गया है। एंड अगेंस्ट में क्या है कि एग्जिट पॉलिसी नहीं होना चाहिए। तो एग्जिट पॉलिसी नहीं होने का बहुत सारा रीजन है कि सिर्फ शटडाउन करना एक लौता रीजन नहीं है, आपको दूसरा भी रेमेडीज वगैरह करके देखना चाहिए, लाइक टर्न अराउंड मैनेजमेंट, मर्जर, टेक ओवर, ये सब करके देखना चाहिए। फिर सेफ्टी नेट मतलब अब्सेंस होता है। ठीक है, लाइक क्लोजर करने के बाद झूठ मूठ का आपका जो, झूठ मूठ का क्या बोलिए, वर्कर को हार्डशिप होता है, दिक्कत होता है, फैमिलीज को दिक्कत होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या था, प्रमोटर बहुत सारा पैसा लेकर के रहते हैं, इसीलिए हमें तुरंत अचानक से शटडाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था शटडाउन नहीं करने का रीजन। ठीक है, क्योंकि ह्यूज फंड लिया हुआ होता है, उस फंड को अचानक से आप किसी को माफ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। उसके बाद लास्ट था मेजर, मेजर तो क्लियर है ही, यही था एडवांटेज डिसएडवांटेज। कृष्णा। यस मैम। अब आइए लेबर वेलफेयर पे। तो लेबर वेलफेयर क्या बोल रहा है, वर्ड को देखिए, लेबर वेलफेयर, यानी इस चैप्टर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेबर के वेलफेयर की बात हो रही है, लेबर के हित की बात हो रही है। इनिशियली व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उतना लेबरर्स को, एम्प्लॉयज को उतना मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता। ठीक है, क्या होता था कि बॉस जो होते थे बस वो कमांड करते थे, ऑर्डर पास करते थे, एंड एम्प्लॉयज हैड टू फॉलो इट एनी हाउ।
ओके, एम्प्लॉइज को फॉलो करना होता था बिना कोई क्वेश्चन किए हुए, ठीक है। इवन सोचने का जो काम था वो सिर्फ बॉस का ही था, एम्प्लॉइज को आइडियाज तक देने का जरूरत नहीं था, ठीक है। ये था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में, जिसको हम लोग ऑटोक्रेटिक मॉडल कहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, डेवलपमेंट होना शुरू किया, ठीक है। कैसे डेवलपमेंट हुआ, ऑटोक्रेटिक मॉडल नहीं चलने लगा, ठीक है। कंपटीशन बढ़ने लगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप हुई, नतीजा हम लोगों को एम्प्लॉय का जरूरत पड़ने लगा, ठीक है। तो उसको बेहतर बनाए रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बेहतर बनाने के लिए धीरे धीरे हम लोग को एम्प्लॉयज को भी वैल्यू देना पड़ा, ठीक है। तो कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, सबसे पहले ऑटोक्रेटिक मॉडल से फिर स्विच हुआ कस्टोडियल मॉडल। नाउ व्हाट इज कस्टोडियल मॉडल, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी की बात करने लगे, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे, जैसे मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, तो उसके बदले हम लोग इंसेंटिव देने लगे, वी स्टार्टेड गिविंग इंसेंटिव टू देम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी आल्सो गिव एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, ओके, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट देना शुरू हुआ, सिक्योरिटी की बात होने लगी, लाइक ओल्ड एज वगैरह में, अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में सर्टेन बेनिफिट देना शुरू हुआ, इंश्योरेंस वगैरह देना शुरू हुआ, ठीक है। इस तरीके से एम्प्लॉयज के हित की बात होने लगी। फिर फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कस्टोडियल मॉडल से फिर आया सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में क्या बोला गया कि सिर्फ सिक्योरिटी ही सफिशिएंट नहीं है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे तो आपको अलग से उतना इंसेंटिव वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्टिव मॉडल में क्या हुआ, आपको सपोर्ट करना, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे तो वो खुद ही अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। सो मोटिवेशन स्टार्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रिलेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ, सपोर्टिव के बाद आपका आ गया सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल में क्या बात होने लगी कि अब सिर्फ ना हम सिर्फ सिक्योरिटी की बात ही नहीं, सिर्फ मोटिवेशन की बात ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉयज को ईज करने की भी बात होने लगी। ईज मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाने की बात हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, यानी पहले क्या था और अब क्या है। अब सिर्फ नॉर्मल वेजेस देने वाला सिस्टम नहीं है, वेजेस के साथ साथ और ये सारा बेनिफिट भी देना पड़ा, सिक्योरिटी की बात होने लगी, मोटिवेशन की बात होने लगी, एम्प्लॉयज को ईज फील करवाने की बात होने लगी, ठीक है। इस तरीके से ग्रेजुअली लेबर वेलफेयर डेवलप होना शुरू हुआ। तो व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, नाउ डे वेलफेयर हैज बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। हर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर रही है कि होना चाहिए लेबर वेलफेयर, लेकिन पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन टू देम वेरीज, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम मिलता है, ऑलराइट। इसीलिए गवर्नमेंट आल्सो इंटरवेन्स एंड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन प्रोवाइडिंग सच एमिनिटीज, यानी सर्टेन फैसिलिटीज वगैरह देने के लिए गवर्नमेंट भी इंटरवेन करने लगी ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी बने रहने के लिए सर्टेन एक्ट वगैरह, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट आप सुनते होंगे, ईएसआई एक्ट सुनते होंगे, ग्रेचुइटी एक्ट सुनते होंगे, पीएफ एक्ट सुनते होंगे, ये सब क्यों पास हुआ, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेबर वेलफेयर अगर यहाँ पे देखें तो लेबर वेलफेयर इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो टाइम के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, कंट्रीज के अकॉर्डिंग, कस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, ठीक है। एंड इवन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रिवेल्स एट पर्टिकुलर मूवमेंट, as such a precise definition is rather difficult, but few scholars have tried to give a definite definition of labor welfare. What are they? Labor welfare is the whole field of welfare, ठीक है। क्या है, whole field of welfare is one in which must be done to combat, what do you mean by combat, what do you mean by combat, मतलब लड़ना, किस चीज से लड़ना, द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर में काम कर, प्रॉपर काम करता है, ठीक है, उसको आप सही से ट्रीट नहीं करते हैं, प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं देते हैं, दिस विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉय, ठीक है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए ये आपका लेबर वेलफेयर एक टूल की तरह काम करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है लेबर वेलफेयर, आपको रिलीफ दे रहा है, किससे, पर्सनल फैमिली वरी से, ठीक है। जैसे हम एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, क्या लाइक ओएनजीसी वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां आपके एम्प्लॉयज को फैसिलिटी दी जाती है कि आपके बच्चों का एजुकेशन फ्री है, ठीक है, 2 बच्चे का एजुकेशन फ्री है। तो इस तरीके से क्या हुआ, फैमिली और पर्सनल वरीज से भी छुटकारा मिल रहा है।
उसका हेल्थ, जब हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पापा किसी कंपनी में होंगे तो पता होगा कि हर कॉर्पोरेट में एक तरह से आपको एक ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि इन केस कभी अगर हॉस्पिटलाइजेशन या किसी मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो आपका वो रीइंबर्स हो जाता है जितना आपका खर्चा हो, ठीक है। तो अगेन ये एक हुआ कि आप प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी ले पा रहे हैं, टू ऑफर देम सम स्फीयर इन विच दे कैन एक्सेल अदर एंड टू हेल्प देम टू वाइडर कंसेप्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये इसका ये पॉइंट है कि वेलफेयर क्या हुआ कि हम एम्प्लॉय एज अ होल को ट्रीट कर रहे हैं, उसके सारे वेलफेयर को हम लोग देख रहे हैं, पर्सनल और फैमिली दोनों। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Next is ILO. What is the full form of ILO? International Labour Organization. इनके अकॉर्डिंग क्या है? It was stated that workers' welfare may be understood to mean such services, facilities and amenities. ठीक है, वो सारा facility, वो सारा सुविधा which may be established in or in the vicinity of undertaking, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैसिलिटी है और ऑर्गेनाइजेशन के आसपास जो फैसिलिटी देंगे, या आप बोलिए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो हम फैसिलिटी देते हैं, वो दोनों आ जाएगा आपका लेबर वेलफेयर में, जो इनेबल करता है पर्सन्स एम्प्लॉयड इन देम टू परफॉर्म देयर वर्क इन हेल्दी एंड पीसफुल सराउंडिंग, ठीक है। तो आपको घर के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैसिलिटी मिल रहा है। अंदर फैसिलिटी क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, use your brain, what a facility can be given to the employees in the premises, कैंपस के अंदर? मैम रिम्यूनरेशन कैंटीन और हो नॉन गया मैम। रिम्यूनरेशन कंसिडरेशन। रेम्यूनरेशन तो खैर आपको देना ही है, इसके अलावा और मैम नॉन रिम्यूनरेशन जैसे कि मैम उसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर जाते हैं दैट जो ओनली, एम्प्लॉय हैं इसी उनको। बेनिफिट की तो मैं बात कर रही हूँ। कौन कौन सा बेनिफिट? मैम जैसे फ्री में पार्किंग हो गया, कैंटीन पार्किंग। कैंटीन, वेरी गुड, यू जैसे अंडरस्टूड। फ्री में Yes, that is what we are talking about कि कैंपस के अंदर हम लोग कैंटीन फैसिलिटी दे रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दे रहे हैं, टॉयलेट की फैसिलिटी दे रहे हैं, ये सारा तो कंपलसरी है, ठीक है, ये सब देना ही देना है। तो ये सारी जो फैसिलिटी हो गया, ये सब इन कैंपस हो गया। आउट कैंपस में क्या हो गया? आउट कैंपस में ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं, हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आईएलओ यही बता रहा है कि ये जो वर्कर्स वेलफेयर है, इसको वो सारी फैसिलिटी, वो सारी सर्विसेज जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और या आसपास या फिर आउटसाइड कैंपस हम अगर जो देते हैं, जो उसके काम को हेल्दी और उसके सराउंडिंग को पीसफुल बनाता है, एंड टू अवेल ऑफ द फैसिलिटी विच इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड हाई मोरल, ये सारी फैसिलिटी मिलती है तो उसका हेल्थ भी इम्प्रूव होता है और उसकी मोरल भी हाई होती है, मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। तो दिस वाज डेफिनेशन गिवन बाय आईएलओ। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू वेलफेयर कमिटी, लेबर वेलफेयर रिफर्स टू द एफर्ट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, ठीक है। वर्किंग कंडीशन भी सुधारा जा रहा है। अब देखिए, कोई भी हम लोग एम्बियंस को अगर अच्छा कर रहे हैं तो उससे वर्किंग कंडीशन, जैसे मान लीजिए गर्मी है, हम एसी चला रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एसी की फैसिलिटी दिए हुए हैं ताकि वो अच्छे से वो काम पे फोकस कर पाए, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन में सुधरा। फिर लिविंग कंडीशन में सुधरा जब हम एजुकेशन फैसिलिटी या हाउसिंग फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लिविंग कंडीशन में बेहतर हुआ। जो हम अपने पॉकेट से खर्चा करते हैं एजुकेशन पे, ठीक है, हाउसिंग पे, तो ये कंपनी अपने तरफ से दे रही है, बाकी वो तो आपका सेविंग हो गया ना, ठीक है। इस तरीके से आप लिविंग कंडीशन बेहतर कर पाएंगे। ओवर एंड अबव द वेजेस पेड टू देम, मतलब वेजेस के अलावा ये दोनों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है लेबर वेलफेयर, ठीक है। अब सिर्फ पेमेंट आप काम के बदले दे रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट, अंडरस्टूड साक्षी, ठीक है। इन इट वाइडेस्ट सेंस इट कंप्राइजेस ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द हेल्थ, ठीक है, सारा आपका हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, कंफर्ट एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन, एंड इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द एजुकेशन, ये सारा ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ। अब ये बात हो रही है यहाँ रिक्रिएशन की, ठीक है। तो रिक्रिएशन पे भी फोकस हम लोग कर रहे हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रिएशन? कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, जैसे मान लीजिए कुछ कल्चरल एक्टिविटी करवाया जाता है, कहीं फंक्शन होता है, कहीं डांस होता है, कहीं गाना होता है, ठीक है, कहीं स्पोर्ट्स के लिए ले जाया जाता है,
ठीक है, ये सब क्या हुआ, थोड़ा ब्रेक मिलेगा आपके दिमाग को, आपका दिमाग रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो रिक्रिएशन एक्टिविटी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। थ्रिफ्ट स्कीम मतलब क्या हुआ कि हम सर्टेन फैसिलिटी दे रहे हैं बिना मतलब जरूरत से ज्यादा खर्चा किए हुए। ठीक है, एक नॉमिनल एक्सपेंस में हम मैक्सिमम बेनिफिट अपने एम्प्लॉइज को दे पाए। ठीक है, फिर होम्स के बारे में डिस्कशन हो ही गया। सो इट कवर्स ऑलमोस्ट फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ वर्कर, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू विच कमिटी, बल्फर कमिटी। Now third definition is given to given by labor investigation committee. Anything done for intellectual, मतलब intellectual means what? जो आपके मेंटल स्थिति को ठीक करे। ठीक है, तो एनीथिंग डन फॉर इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से रिलेटेड जो हुआ वो इंटेलेक्चुअल कहलाता है, दिमाग से रिलेटेड जो हुआ वो इंटेलेक्चुअल कहलाता है। फिर फिजिकल, मोरल या इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द वर्कर। ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं एम्प्लॉय के इंटेलेक्चुअल बेनिफिट के लिए, फिजिकल बेनिफिट के लिए, मोरल उसका हाई करने के लिए, या इसका इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करने के लिए वर्कर का, वो सब आ जाएगा आपका लेबर वेलफेयर में। वेदर बाय द एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर दें ये सारा बेनिफिट, या बाय द गवर्नमेंट और बाय अदर एजेंसीज। ठीक है, तो बेनिफिट कौन कौन प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयर भी करते हैं, गवर्नमेंट में दोनों आ जाएगा आपका, सेंट्रल और स्टेट दोनों। ठीक है, और बाय अदर एजेंसी ओवर एंड अबव व्हिच इज लेड डाउन बाय लॉ। ठीक है, सर्टेन एक्ट पास करके कुछ बेनिफिट आपको दिया जाता है, जैसे मैंने अभी बात किया था आपका। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब क्या है, लॉ में जितना लिखा है कि इतना एम्प्लॉइज अगर होगा तो आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देनी होगी, इतना एम्प्लॉइज अगर होगा 150 एम्प्लॉइज अगर होगा तो फिर आपको फर्स्ट एड की फैसिलिटी देनी होगी, 50 वुमेन अगर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको क्रचेस फैसिलिटी देनी होगी। ठीक है, तो ये ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, तो एनी हाउ यू नीड टू फॉलो दैट। ठीक है, of what is normally expected on the part of contractual benefit for which worker may have bargained. Understood? So ये था आपका definition according to labor investigation committee. यहां तक कहीं कोई दिक्कत? Yes, सुमित? नो मैम। पेन वगैरह चल रहा है, क्योंकि इस तरीके से एक तरफा जो आदमी बोलते हैं तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली लूज हो जाता है। So for that, let me check who can answer custodial model. What is custodial model? Yes, ma'am. May I? Yes. मैं एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए बात करना, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट देना। Custodial, yes, good. तो आप तो फोकस थे, वो तो कैमरा ऑन है, दिख ही रहा है। I want Ashish to answer. Ashish, can you hear me? Yes, ma'am. Answer. What is supportive model? What do we talk in supportive model? मैं बताऊं मैम? नहीं, आशीष को बोलने दीजिए। No. No, sorry. That's the reason why you want your camera to turn off, ताकि आप आराम से रिलैक्स होके बैठ पाए, आपको कोई देखे ना और अटेंडेंस भी बन जाए। नुकसान नो किसका? मैम, इधर बारिश हो रहा है इसलिए कैमरा ऑन किया, नेटवर्क का इशू। बारिश हो रही है तो मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, ठीक है, आप रखिए कैमरा ऑफ, लेकिन आंसर नहीं मिला मतलब मैं क्या समझूं, इसका मैसेज क्या मुझे मिलना चाहिए? रिया? मैम होल्ड डाउन, आई वांट रिया टू आंसर। यू आर देयर, यस और नो? Riya, so she is not there even. She is not responding yes or no. Yes, Durgesh. I want your answer. Durgesh is also not there. Hold
होल्ड ऑन, तो मैं अटेंडेंस से पहले मार्क करूँ आप लोग कंसिडरेशन को के बारे में एम्प्लॉय की नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के बारे में सोचा गया हो, जैसे कि मैम हॉलीडे प्रोवाइड करना, इंसेंटिव बोनस ये सब प्रोवाइड करवाना। थ्रेड स्कीम में मैंने बताया था कि बिना कम से ज्यादा कम पैसे में हम मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए, ठीक है, दैट वाज थ्रिफ्ट। मैम रिपीट कीजिएगा। कम से कम पैसे में ऑर्गेनाइजेशन चाहती है मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए एम्प्लॉइज को, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट वाज NM जोशी, वेलफेयर वर्क कवर्स ऑल द एफर्ट व्हिच एम्प्लॉयर टेक टू बेनिफिट देयर एम्प्लॉइज ओवर एंड अबव मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उससे ऊपर फैसिलिटी आपको मिले, एम्प्लॉइज को मिले, फिक्स्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है, लाइक 150 वर्कर होंगे तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्रेचेस की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो वो हो गया मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग कंडीशन। तो उससे अबव की बात हो रही है, ठीक है, या ओवर एंड अबव द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग कंडीशन फिक्स्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट, उतना तो मिलना ही चाहिए, एंड ओवर एंड अबव द प्रोविजन ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। नाउ व्हाट इज सोशल लेजिस्लेशन? सोशल लेजिस्लेशन हुआ कि मान लीजिए आज हम काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, चलिए हम कमा पा रहे हैं, हम बेनिफिट हमको मिल पा रहा है, लेकिन कभी एडवर्स कंडीशन भी आ जाता है। अब एडवर्स कंडीशन मतलब जैसे क्या, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आज मेरी नौकरी छूट गई, या फिर ओल्ड एज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो होना ही होना है, एक टाइम पे तो आएगा ही आएगा, तो ठीक है, तो उन सारे कंडीशन में, या सिकनेस हो गया, उन सारे कंडीशन में आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड होता है, ठीक है, तो उन सब चीजों को भी कंसिडर करना है लेबर वेलफेयर, ठीक है। दिस वाज अकॉर्डिंग टू NM जोशी। तो हर डेफिनेशन में देखिए क्या क्या ऐड हुआ। फर्स्ट डेफिनेशन में, एक सेकेंड, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज में लगा दूं। तो क्या बात हो रही थी, हर डेफिनेशन में देखिए क्या क्या हुआ। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन में इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज दैट टूल व्हिच विल हेल्प एम्प्लॉयर टू डील विद द फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट ILO में बात हुई, जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैसिलिटी देते हैं और बाहर फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, उस सर्विस की बात हुई। इन एडिशन टू दैट बल्फोर्ड कमिटी में क्या बात हुई, बल्फोर्ड कमिटी में और एडिशनल फैसिलिटी लाइक वेजेस से एक्स्ट्रा और आप क्या दे रहे हैं उनकी वर्किंग और लिविंग कंडीशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या बात की है, रिक्रिएशन की बात की है, एजुकेशन की बात की है, थ्रिफ्ट स्कीम की बात की है, ठीक है। इसके अलावा आपका लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी में क्या बात की है, कुछ भी जो आप इंटेलेक्चुअल, फिजिकल या मोरल या इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, दैट विल कम इन दिस लेबर वेलफेयर। और तीसरे डेफिनेशन में तो अभी तुरंत डिस्कशन हुआ कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड जो एक्ट वगैरह में सेट है उतना फैसिलिटी तो कम से कम देना है, ओवर एंड अबव आप क्या दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशल लेजिस्लेशन की भी बात एडिशनल यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो हर डेफिनेशन में जो जो एड ऑन हुआ है उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे डेफिनेशन ऑफ लेबर वेलफेयर implies the setting up of minimum desirable standard of the provision of facilities like health, food, clothing, housing, medical assistance, education, insurance, job security। अब ये job security what do you mean by that, ठीक है। कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन किए हुए हैं, हर दिन आपके दिमाग में ये चलते रहेगा कब निकाल दिया जाएगा, कब निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉइज के दिमाग में ये डर की वजह से क्या होता है, प्रॉपर वो 100% अपना दे नहीं पाता है, ठीक है। सो हियर इन लेबर वेलफेयर वी आल्सो टॉक अबाउट जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। लाइक छूट गया तो आपके पास एडिशनल इतना पैसा जमा है PF के फॉर्म में, ग्रेचुइटी के फॉर्म में, ये सब आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। रिक्रिएशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी की बात हुई है। सच फैसिलिटी इनेबल्स द वर्कर एंड हिज फैमिली टू लीड अ गुड वर्किंग लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ, ठीक है। यानी 3 लाइफ की यहाँ पे बात हुई है, जिक्र हुई है। क्या वर्किंग लाइफ तो है ही, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस जगह को भी बेहतर बनाने की बात हुई है, फैमिली लाइफ को भी बेहतर बनाने की बात हुई है, और ये दोनों बेहतर होगा ऑटोमेटिकली आपका सोशल स्टेटस बेहतर होगा ही होगा, सोशल लाइफ बेहतर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंक्लूजन आप अपने वर्ड्स में लिखने का ही सजेशन होगा कि जो 3-4 डेफिनेशन ऊपर था, जो भी एडिशनल पॉइंट है वो आप अपने वर्ड्स में लास्ट में कंक्लूजन में कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है, जैसे आप लोग के बुक में बस इनसाइड और आउटसाइड कैंपस दिया हुआ है, लेकिन इसका एक टर्म होता है दैट इज इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल।
एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। तो दो यू आर फेमिलियर विद दिस डेफिनेशन, लेकिन आपको टर्म अगर पता नहीं तो आपको लगेगा ये इंट्राम्यूरल तो पढ़ा ही नहीं हम लोग, ठीक है। तो इंट्राम्यूरल मतलब हम कैंपस या प्रीमाइस के अंदर जो फैसिलिटी दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, दैट विल कम इन इंट्राम्यूरल, और प्रीमाइस के बाहर जो फैसिलिटी दे रहे हैं दैट विल कम इन एक्स्ट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल की बात करें तो सबसे पहले हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंशन का नाम दिया, लाइक कन्वेंशन मतलब क्या, सर्टेन मीटिंग जो होता है, तो आईएलओ का मीटिंग सर्टेन कन्वेंशन 25 में बात हुई है, कंसर्न सिकनेस इंश्योरेंस एंड मेडिकल फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू एन इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन को, जो इंश्योर्ड है उसको हम लोग सिकनेस इंश्योरेंस देंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे। फिर कन्वेंशन 103 में लिखा हुआ है मैटरनिटी प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको कैंपस के अंदर मिल रहा है, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी। सेकंड इज कैंटीन। तो कैंटीन में कितना, सबको कैंटीन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको यहाँ पे मेन आपको ये नंबर याद रखना है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव का चांसेस है एग्जाम होने का, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कितना वर्कर रहेगा तो कैंटीन फैसिलिटी मस्ट हो जाएगा। तो 250 वर्कर इज मस्ट, मोर देन 250 वर्कर इज मस्ट फॉर कैंटीन फैसिलिटी। ऑलराइट, इसके अलावा क्रेचेस की बात करें, क्रेचेस मतलब समझते हैं? नो मैम। क्रेचेस हुआ जब वुमेन अपने छोटे बच्चे को लाने का परमिशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जगह होता है जहाँ पे वो अपने बच्चे को रख सकती है, उनका देखभाल के लिए, बच्चे के देखभाल के लिए कोई नियुक्त किया जाता है एम्प्लॉय, ट्रेन्ड एम्प्लॉय, ठीक है, वो देख रेख करती है। और रिसेस टाइम, सफिशिएंट रिसेस टाइम दिया जाता है ताकि वो बच्चे से जाकर के मिल पाए, ठीक है। तो ये है क्रेचेस फैसिलिटी। एक मिनट।